अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 18 शुरू करते हैं। ठीक है। दिस इज़ वैन पार्ट वन, यानी वैन मॉड्यूल है। और पार्ट वन यानी अभी हमने राउटर के ऊपर और स्विच के ऊपर जितना कुछ पढ़ा वो सारा स्विचेस से रिलेटेड था, लैन से रिलेटेड था। ईथरनेट पढ़ते रहे हमने, OSI लेयर मॉडल पढ़ा, उसमें ईथरनेट टेक्नोलॉजी पढ़ी। ईथरनेट टेक्नोलॉजी सारी की सारी लैन से रिलेटेड है। ठीक है। अब हम वो प्रोडक्ट पढ़ेंगे जिसके लिए राउटर बनाया गया है, वो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है। यानी राउटर नॉर्मली आपको लैन के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास 1000 यूज़र्स की लैन है, 2000 यूज़र्स की लैन है, तो आपको राउटर्स की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। आप ये सारा काम स्विचेस पे करते हो। मेन राउटिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी वैन लिंक्स बनती हैं, और वैन लिंक्स की कम्युनिकेशन के लिए ही नॉर्मली राउटर यूज़ होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सीरियल इंटरफेसेस होते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम वैन की बात करेंगे। ठीक है। हमें लैन का पता था कि लैन क्या थी, लोकल एरिया नेटवर्क। जब हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 100-200 यूज़र्स हैं, दो बिल्डिंग्स होगी, एक सिटी हो गया, दैट इज़ लैन। ठीक है। वैन क्या है? बियॉन्ड द जियोग्राफिकल स्कोप ऑफ अ लैन। कि लैन की हद से जब हम बाहर निकल जाते हैं तो वो हमारी बन जाती है वैन। लाइक अगर मैंने एक सिटी को दूसरे सिटी के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये बन जाती है वैन। और ये जो वे या ये जो लाइन मैंने बनाई है आड़ी टिची करके, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ अ वैन। कि अगर आप दो लोकेशंस देखो और उनके दरमियान अगर ये कुछ यूं की स्ट्रेट लाइन हो तो ये नॉर्मली लैन को प्रेजेंट करती है। और अगर कोई ऐसे करके लाइन बन जाती है, नॉर्मली येलो कलर के अंदर होती है, वो वैन कहलाती है। ठीक है। वैन की जो है, नॉर्मली अगर आप हर किताब उठा के देखेंगे हर बंदे ने अपना ढोल पीटा हुआ है, तो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। जब आप की एक साइड दूसरी साइड से बहुत दूर हो, वो लैन के ज़ुमरे में नहीं आती, वो वैन बन जाती है। ठीक है। तीन मेजर करेक्टरिस्टिक्स है वैन की। ठीक है। क्या? जियोग्राफिकली वो लोकेशन उस लोकेशन से दूर हो, यानी जियोग्राफिकली डिफरेंट हो। लाइक कॉन्टिनेंट्स में हो सकती है, दो दो मुल्कों में हो सकती है, दो डिफरेंट सिटीज़ में हो सकती है, डिपेंड्स। ओके। और सेटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन यूज़ हो रही हो बीच में, या कोई सर्विस प्रोवाइडर यूज़ हो रहा हो, या सीरियल कनेक्शंस हो रहे हो। मगर अब आपको वैन ऐसी भी मिलेगी जिसमें सीरियल के अलावा इथरनेट कनेक्शंस भी यूज़ हो रहे होंगे, बट दैट इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ द होल CCNA स्टफ, कि वो CCNA के स्टफ से बाहर की है। अभी तक CCNA के लेवल पे जहाँ सीरियल लेवल की कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन हो रही है, सीरियल कनेक्शंस यूज़ हो रहे हैं, वो आपकी वैन है। ठीक है। क्या ईथरनेट वैन है? बिग क्वेश्चन मार्क। ईथरनेट वैन नहीं है। ईथरनेट अगर आपको OSI लेयर मॉडल पूरे का पूरा खोल के देखें तो वो आपको याद होगा कि एप्लीकेशन थी, प्रेजेंटेशन थी, सेशन थी, ट्रांसपोर्ट थी, नेटवर्क थी, डेटा लिंक लेयर थी, और फिर फिजिकल। ठीक है। 3 4 5 6 7। और डेटा लिंक लेयर पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी विच इज़ नोन एज अ ईथरनेट। ईथरनेट का हमने पूरे का पूरा फ्रेम भी पढ़ा था। ठीक है। अब जो चेंजेस हो रही है वो इन दो लेयर्स पे हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ईथरनेट को हटा के हम बात करेंगे जी HDLC की। ठीक है। जो सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है HDLC, और PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है। PPP की बात करेंगे जो यहाँ पे है। फ्रेम रिले की बात करेंगे जिसमें डेल्सीज यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है। इसके अंदर और आइडेंटिफिकेशन नंबर्स यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। क्या ये कहना दुरुस्त है कि वैन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ईथरनेट यूज़ नहीं होता? सॉर्ट ऑफ समथिंग। ठीक है। मगर उसके अंदर वैन के अंदर एक और टेक्नोलॉजी नोन एज अ मेट्रो ईथरनेट, आपके CCNA के स्कोप से बाहर नहीं है। मगर उसके अंदर वैन जो सी है वो गीगाबिट ऑफ स्पीड्स पे कनेक्टिविटी हो रही होती है। ठीक है। जो नॉर्मली उसके लिए फाइबर यूज़ होती है। ठीक है। उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नॉर्मली इन शॉर्ट आपको मेन डिफ्रेंसिएशन पता हो कि लैन होती है जब आप एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क बना रहे होते हैं, जब मल्टीपल बिल्डिंग्स डिफरेंट सिटीज़ के अंदर कनेक्ट हो रही होती हैं आपस में, तो वैन कहलाती है। उसके लिए आप ज़ाहिर है ईथरनेट केबल नहीं लगाओगे। ठीक है। उसके लिए अगर आपने लाहौर को सरगोदा से जोड़ना है तो आप PTCL के पास जाओगे, PTCL को कहोगे भैया मुझे कोई कनेक्टिविटी दे दो। सही, आप कहते हो दोनों साइड्स के दरमियान DSL दे दो, या आप कहते हो मुझे लीज लाइन दे दो। सिर्फ PTCL के पास जाओ, आप उन्हें कहो मुझे लीज लाइन दे दो, वो अलग बात है कि उस लीज लाइन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। उसको उसको ओवरकम करने के लिए VPN का सोल्यूशन आया, मगर उसमें सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ है, थोड़ा सा स्पीड का भी इशू है उसके अंदर, मगर इट्स अनदर स्टोरी। आप कहते हो मुझे फ्रेम रिले लिंक दे दो, आप उससे कहते हैं नहीं मुझे लीज लाइन चाहिए सरगोदा लाहौर के दरमियान, तो वो पूछता है आपको कितने MBPS की चाहिए, किलोबिट्स पर सेकेंड। तो फिर आप नॉर्मली KBPS की बात करते हो।
64 के बी पी एस, 128 के बी पी एस, 1 MB का लिंक, 2 MB का लिंक, उसमें आप 100 मैक्स की बात नहीं कर रहे होते। हाँ, 100 मैग का मिलता है, मगर उसके लिए फिर आपको महीने में 1,20,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, उस पर आपको माइलेज की कॉस्ट है। लाइक अगर मैंने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक का लिंक लेना है 2 MB का या 100 MB का, तो वो मुझे लाखों से ऊपर की कॉस्ट पड़ेगी पर मंथ। वो फिर डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज जिन्हें ज़रूरत है वो यूज़ करती है। ठीक है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होता है उसको नॉर्मली बिजनेस ड्राइव कर रहा होता है। अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो फिर चलता है। लाइक आपकी जो बैंक की ATM मशीन होती है उसको 100 MB का लिंक नहीं चाहिए होता, वो अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो 256 Kbps के लिंक के ऊपर भी काम कर लेती है। ठीक है, उसके लिए आप सेटेलाइट लगा लो, आप उसके लिए वायरलेस लगा लो, या जो भी सोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज। ठीक है, टाइप ऑफ वैन कनेक्शन। वैन कनेक्शन की यहाँ मेन टाइप्स 3 दी हुई हैं, इसके अंदर और बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। लाइक लीज लाइन है। ठीक है, हम अपनी वही एग्जांपल लेते हैं कि लाहौर को हमने सरगोदा के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो ये लाहौर है और ये सरगोदा है। हम गए PTCL के पास, हमने कहा जी हमें जी E1 दे दो। PTCL ने कहा ठीक है E1 ले लो। PTCL ने हमें E1 दे दी। ये हमारी बिल्डिंग में कैसे आएगी उसकी पूरी एक डायग्राम मैं बिल्कुल डिटेल में आपके साथ बात करूँगा। CCNA और ICND आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको सिर्फ लीज लाइन कन्फिगर करनी आती हो, दैट्स इट। PTCL का एक बंदा आता है और आपको एक केबल पकड़ा देता है हाथ में, उसने कहा जी ये आपकी E1 है और ये आप लगा लो। फिर आप उसको अपने राउटर में लगाते हो और वो कम्युनिकेट करती है, वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो लीज लाइन के अंदर पाकिस्तान के अंदर और यूरोप में मेनली E1, E2, E3 का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, और अमेरिका वाली साइड पे जो है उसको E1 का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहाँ T1 यूज़ हो रही होती है। T1 इज़ लाइक 1.544 Mbps होती है, और E1 जो सी है वो 2 Mbps है। T3 के मैं आइडिया में नहीं जाता। T3 इज़ लाइक 45 Mbps। ठीक है, इसको छोड़ दो। ठीक है, नॉर्मली पाकिस्तान में आपका जो वास्ता पड़ेगा वो E1 पे से पड़ेगा। CCNA में आपको सिर्फ इतना पूछ सकता है कि E1 कितने Mbps की होती है, T1 कितने Mbps की होती है। T1 इज़ लाइक 1.44 Mbps। ठीक है, तो अगर आप PTCL के पास जाते हो या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हो, उसे कहते हैं यार मुझे 2 MB का लीज सर्किट चाहिए एक साइड से दूसरी साइड के दरमियान, वो कहता है ठीक है कर लो। उसके पास एक मैप होता है, वो देखता है अच्छा लाहौर सरगोदा के दरमियान अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो 185 किलोमीटर है अगर PTCL की फिगर देखी जाए, क्योंकि PTCL ने अपनी माइलेज देखनी है। ठीक है, वो मुझे अच्छी तरह याद है हम लाहौर से इस्लामाबाद का लिंक ले रहे थे और PTCL ने वो GT रोड का रूट देखा था, मोटरवे का रूट नहीं देखा था। मोटरवे लंबा होता है, GT रोड का रूट कम होता है। अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो मेरे ख्याल में 260 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्योंकि PTCL की फाइबर जिस रास्ते से जा रही है उसने उसी हिसाब से रेट लेना है आपसे। ठीक है, तो लाहौर सरगोदा के दरमियान अगर 185 किलोमीटर है तो वो उसका एक फार्मूला होता है, वो उसे मल्टीप्लाई करता है। मेरे ख्याल में अगर E1 लाहौर सरगोदा की लेनी पड़े तो आपको महीने के 40-50 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। मेरी फिगर्स गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत आउटडेटेड है इस टाइम पाकिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप ऑफ कनेक्टिविटी है विच इज़ नोन एज अ सर्किट स्विचिंग, जिसमें ISDN या डायल अप मॉडम हो जाते हैं। मैं कहता हूँ यार मुझे ये 25-30 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये महीने के देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने यहाँ पे एक मॉडम रखा, इधर भी एक मॉडम रखा। मैंने कहा जी जब डाटा सरगोदा से लाहौर जाना हो तब वो डायल करे, वो ची पाँ करके जो आपका मॉडम बोल रहा होता है, फिर बहुत ज़्यादा शोर में जाता है, जो सिंपल आपका मॉडम है वो डायल करे, और जब आपका डाटा जाना हो तो वो इस्टेब्लिश करे कनेक्शन, आपका डाटा ट्रांसफ़र करे, ट्रांसफ़र करके जब फारिग हो जाए तो फिर डिस्कनेक्ट कर दे। तो आपको वो लॉन्ग डिस्टेंस जो कॉल चार्जेस हैं सिर्फ वो पड़ेंगे। तो आपने ये चीज़ देखनी है, अगर आपको दिन के एंड पे ही सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है, तो आप इस सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लाइक जब नादरा ने अपने स्विफ्ट सेंटर्स बनाए तो उसके अंदर जब डाटा ट्रांसफ़र करना होता था तो बाय द एंड ऑफ द डे होता था, तो तमाम लोग प्रोसेसिंग करने के बाद बाय द एंड ऑफ द डे वो डाटा ट्रांसफ़र करते होते थे हेड ऑफिस। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस मॉडल आपको सर्किट स्विचिंग चाहिए या वो चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के अंदर फ्रेम रिले यूज़ होता है और ATM यूज़ होता है। फ्रेम रिले क्या है, अगर आप कहो कि ये मेरा लाहौर का ऑफिस है, ठीक है, ये L लिखा हुआ है बाय द वे मैंने, और ये सरगोदा का ऑफिस है, ठीक है, और इसके बीच में एक क्लाउड है। ठीक है, ठीक है, मैं सरगोदा से
कनेक्टेड हूँ PTCL के साथ, मुझे नहीं पता PTCL ने मुझे क्या कनेक्टिविटी दी है। PTCL कहता है बस मैं आपको फ्रेम रिले के क्लाउड पे कनेक्टिविटी दे दूंगा, ठीक है। वो मेरी हर साइट को एक नंबर दे देगा विच इज़ डाटा लिंक कंट्रोल आइडेंटिफाइड LC नंबर है, लाइक 111 इसको दे दिया और 112 इसको दे दिया, ठीक है। और वो अपने क्लाउड के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवा के और आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश रखेगा, ठीक है। दैट इज़ होल वैन कम्युनिकेशन, ठीक है। इस तमाम वैन कम्युनिकेशन इस डायग्राम से मैं एक फ़ायदा लेके आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। ये सर्किट स्विचिंग है और ये पैकेट स्विचिंग है, ठीक है। ये समझो ये जो मेरे पास है ना, ये जो बॉक्सेस हैं ये एक्सचेंजें हैं, ठीक है। मेरी ये सरगोदा की साइट ना इस एक्सचेंज से कनेक्टेड है और लाहौर की साइट जो सी है वो इस एक्सचेंज से कनेक्टेड है, ठीक है। अब सरगोदा में एक बैठा हुआ यूज़र है, वो कहता है चलो जी मैं लाहौर ना कॉल मिलाता हूँ, ठीक है। हम कॉल मिला रहे हैं, ठीक है। लाहौर वाले यूज़र ने कहा कि मैं कॉल मिलाता हूँ। लाहौर वाले यूज़र की रिक्वेस्ट इस एक्सचेंज में जाती है। इस एक्सचेंज के पास ना अगली एक्सचेंज तक जाने के लिए 5-5 रास्ते हैं, यानी हर एक्सचेंज के पास ना 5-5 रूट्स बने हुए, 1 2 3 4 और 5। इसके पास भी 5 केबल्स हैं, ठीक है। अब मैं हर डायग्राम पूरी सारी डायग्राम पे 5 लाइन नहीं लगा सकता, ठीक है। अब इसने कहा कि भैया मैंने ना सरगोदा डायल करना है। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। इसने कहा मैं तुम्हें सरगोदा भेज देता हूँ इस राउटर से इस राउटर तक, ठीक है। इस राउटर ने कहा अच्छा तुमने सरगोदा जाना है, मैं तुम्हें यहाँ भेज देता हूँ। इसने कहा तुम्हें सरगोदा जाना है, मैं यहाँ भेज देता हूँ, और ये सरगोदा इसका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। जब तक अब आप इस सरगोदा के साथ कनेक्टेड हो आपके लिए ये लाइनें रिजर्व हैं। अब लाहौर के अंदर एक और लाहौर के साथ कोई और साइट बना देते हैं। गुजरांवाला, मेरे ख्याल में गुजरांवाला लाहौर के साथ है, ठीक है। ये गुजरांवाला की साइट है, ठीक है। गुजरांवाला की जो साइट थी वो भी लाहौर की इसी एक्सचेंज से कनेक्टेड थी। वो आई, उसने कहा भैया मैंने भी सरगोदा जाना है, सरगोदा को बहुत ही फेमस जगह बन गई है। तो वो कहता है ठीक है मैं आपको भी लिंक दे देता हूँ। वो गया, उसने भी उसे लिंक दे दिया, ठीक है। और इसके पास अब सिर्फ 3 लिंक्स वेकेंट है। इसने यहाँ से इसको भेजा, यहाँ से इसको भेजा और यहाँ से सरगोदा के पास एक और लिंक आ गया, ठीक है। अब इस एक्सचेंज के पास दोबारा एक बंदा गया, उसने कहा मैंने भी कहीं और जाना है, सेम यहाँ पे मुल्तान था, ठीक है। लाहौर वाला एक बंदा कहता है मैंने मुल्तान जाना है, वो मुल्तान के लिए भी एक लिंक रिजर्व कर देता है। एक टाइम ऐसा आएगा इसके जो 5 के 5 लिंक हैं वो सारे रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। अब जब तक इसके पास मैं लाहौर से सरगोदा की जो मैंने कॉल मिलाई हुई है जब तक उसे डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा उसके पास लिंक वेकेंट नहीं होगा। और अब इधर एक और लाइक मरीद के, मेरे ख्याल में लाहौर के पास है, कंफर्म मुझे पता है, मेरा एक फ्रेंड था मरीद के से, ठीक है। तो मरीद के वाला बंदा अब सरगोदा डायल करना चाहता है। जब वो इस एक्सचेंज के पास आता है, एक्सचेंज कहती ना ना मैं तो तुम्हें सरगोदा नहीं पहुंचा सकती। वो अलहदा बात है, अब ये एक्सचेंज डिसाइड करे कि इस रास्ते से भेज दे, मगर ये इधर से नहीं भेज सकती और आपको बिजी टून आ रही होगी, ठीक है। यानी जब भी इस एक्सचेंज के पास रिक्वेस्ट आती है, ये अच्छा आपकी कुंडी इसके साथ जोड़नी है, वो अगली एक्सचेंज के साथ जोड़ के वो तारों को जो बल दे देता है और जोड़ के भेज देता है। अब उस केबल पे जितनी देर लाहौर और सरगोदा के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश है उस केबल पे और किसी चीज़ का डाटा नहीं जा सकता, ठीक है। दैट वॉज ओल्ड डेज कम्युनिकेशन वे। पुराने ज़माने में इस तरह कम्युनिकेशन होती थी, ठीक है। X.25 मेरे ख्याल में सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? जब मैंने लाहौर से सरगोदा के दरमियान कॉल मिलाई है तो मैंने कॉल उठाते साथ ही बोलना शुरू कर दिया। क्या मैंने कॉन्टीन्यूस डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया? उसमें बहुत दफ़ा पॉजेज आए हैं, और जब पॉज आए हैं तो इसका मतलब वो मीडिया खाली था, उस पर कहीं किसी और का डाटा जा सकता था, ठीक है। ये डिसएडवांटेज था कि आप रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, हालांकि आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। लाइक आपने कॉल मिलाई किसी बंदे को और वो कॉल उठाते साथ आप बोलना नहीं शुरू कर देते, अस्सलाम वालेकुम कहते हो, फिर थोड़ी देर वेट करते हो, फिर कुछ कहते हो। जो वो पास आता है उस टाइम मीडिया खाली होता है, उस मीडिया पे उस टाइम कुछ और डाटा भेजा जा सकता था। इस कॉन्सेप्ट को ओवरकम करने के लिए पैकेट स्विचिंग का नेटवर्क आया। उसने कहा यहाँ से डाटा उठाता है और ये पूरी की पूरी बैंडविड्थ या पूरी की पूरी लाइन रिजर्व नहीं करता, वो पैकेट उठाता है, पैकेट उठा के एक पैकेट यहाँ से भेज देता है, एक पैकेट यहाँ से भेज देता है, एक पैकेट यहाँ से भेज देता है, ठीक है। इस लाहौर के 3 पैकेट उठाए, पहला इधर से भेज दिया, दूसरा इधर से भेज दिया, तीसरा इधर से भेज दिया, ठीक है। और वो पैकेट इसके पास पहुँच गए, ठीक है, डिफरेंट रास्ते से। एक और डिफ्रेंसिएशन सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के दरमियान ये है कि सर्किट स्विचिंग में अगर आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है तो आपकी सारी ट्रैफिक उसी रास्ते से जाएगी। पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता। पैकेट स्विचिंग के अंदर आपका डाटा इस नोड के पास जाता है और ये नोड डिसाइड करती है कि उसने उसको बेस्ट राउट कौन सा पड़ रहा है और उस बेस्ट राउट पे भेज देती है। अगर उसका ये लिंक बिजी है तो सारे के सारे पैकेट यहाँ से भेज सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि पहला पैकेट यहाँ से जा रहा है, दूसरा पैकेट यहाँ से जा रहा है, तीसरा पैकेट यहाँ से जा रहा है। दैट इज़ पैकेट स्विचिंग, ठीक हो गया।
पैकेट स्विचिंग की एक एग्जांपल हमारे पास फ्रेम रिले है। फिर पैकेट स्विचिंग के अंदर उन्होंने कहा ठीक है हम और मॉडिफिकेशन करते हैं या और एडवांसमेंट करते हैं, वो ये कि उन्होंने कहा हम सेल स्विच नेटवर्क बनाते हैं कि सारे जो पैकेट्स हैं उनका साइज़ जो सा है वो 53 बाइट्स का कर देते हैं। ठीक है, तो ये 53 बाइट्स का जो सा है वो पैकेट साइज़ कर दिया। यानी अगर यहाँ से एक एक पैकेट जा रहा है इतना बड़ा और उसके पीछे एक छोटा सा पैकेट है बेचारा इंतज़ार कर रहा है वॉइस का, ठीक है, और एक बंदे ने यहाँ पे मूवी डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है, ठीक है, और उसके पीछे फिर एक बड़ा सा पैकेट है, तो इस बेचारे गरीब का क्या कसूर है? ठीक है, तो एटीएम के अंदर क्या किया उसने, कहा जी तमाम पैकेट्स का साइज़ ही एक जैसा कर दो। ठीक है, लाहौर वाले जो से हैं, जो कंजेशन जिन सिटीज़ में होती है उनको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा कि लाहौर में अगर तमाम गाड़ियाँ एक ही साइज़ की कर दी जाएँ और सबकी एक ही रफ्तार कर दी जाए तो काफ़ी हद तक कंजेशन में कमी आ सकती है। बस यही कॉन्सेप्ट एटीएम का था कि आपकी ट्रैफिक का जो पैकेट साइज़ है जो आपके नेटवर्क पे जाएगा एटीएम के क्लाउड के अंदर, दैट शुडंट बी मोर देन अ 53 बाइट्स। 53 में मेरे ख्याल में 48 बच जाते हैं आपके पास हेडर निकाल के। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था फ्रेम रिले और एटीएम का। ये मेरे ख्याल में अगले लेक्चर में एक एक पैराग्राफ के अंदर डिस्कस भी हुआ हुआ, मेरे ख्याल में मैं उसको दोबारा टच करूंगा। ठीक है, यानी एक लीज लाइन है जिसमें आपकी लाइन है, उसके ऊपर और किसी का डाटा नहीं जा रहा। अगर मैंने लाहौर सरगोदा के दरमियान लीज लाइन ली है उस पर किसी का डाटा नहीं जाएगा, मैं डाटा सेंड करूँ ना करूँ वो मेरी है पक्की। लाइक मोटरवे पे आप चढ़ते साथ आपको कहते हैं लेन नंबर 1 आपकी है, आप जितनी मर्जी स्पीड से गाड़ी दौड़ाएं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है आपको, उस लेन के अंदर किसी का डाटा नहीं जाएगा और उस लेन को कोई देख भी नहीं सकेगा। ठीक है, ये दैट इज़ लीज सर्किट। सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या था कि आपका डेडिकेटेड सर्किट है, जब आपका डाटा जा रहा है ट्रांसफ़र करना है तो आपका लिंक स्टैब्लिश्ड है, जब नहीं है तो फिर आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। पैकेट स्विचिंग के अंदर आपका डाटा डेस्टिनेशन पे मल्टीपल पाथ से जा रहा है। ठीक है, ये आप पीटीसीएल को कैसे कह के लोगे, मेरे अंदाजे में मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये पीटीसीएल से कैसे लेके दोगे। ये पीटीसीएल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सीसीएनए लेवल की बात नहीं है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो एमपीएलएस का ज़माना आ गया। ठीक है, तो अब तो एमपीएलएस की बात होती है। ये एक्चुअली ये जो पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी है ये सर्विस प्रोवाइडर एंड की चीज़ है। ठीक है, कि जो पीटीसीएल है या जो आपका सर्विस प्रोवाइडर उसने अपना जो क्लाउड है वो कैसे कनेक्ट करना है, लाइक उसमें उसने पाकिस्तान के जितने भी सिटीज़ हैं उनको आपस में कैसे कनेक्ट करना है, उनके बीच में डाटा कैसे ट्रांसफ़र करना है, दैट इज़ इट। ठीक है, मगर ये फ्रेम रिले, एटीएम और जो एमपीएलएस वगैरह, एमपीएलएस निकाल दो, फ्रेम रिले, एटीएम, X.25 जो से, ये सारी चीज़ें आपके डाटा लिंक लेयर पे काम करती हैं, डाटा लिंक लेयर पे। ठीक है, यानी लेयर 2 के ऊपर। अब यहाँ पे देखो हम ईथरनेट की बात नहीं कर रहे, इसका पैकेट का साइज़, इसका हेडर का साइज़, इसकी सारी स्टोरी डिफरेंट होगी। यहाँ पे ईथरनेट नहीं यूज़ हो रही होगी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे फ्रेम रिले, एटीएम, X.25 और समथिंग, ठीक है, यूज़ हो रही होगी। दिस इज़ द टाइप ऑफ वैन कनेक्शन। वैन कनेक्शन में आपके पास लीज लाइन है, सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिजिकल कनेक्टिविटी, ये स्टोरी है कि भाई फिजिकल लुक कैसी होगी। ये मैंने तभी ये यहाँ पर ये बनाया हुआ है, प्यारा है ये, मगर बहुत पॉइजनस फ्रॉग होता है। अच्छा, लाइक पुराने ज़माने में लोग क्या करते होते थे, ये मुझे ताहा नहीं बताया, जब उन्होंने हंटिंग करनी होती थी तो ये जो मेंढक है ना, ये अपने जिस्म से कुछ लिक्विड एक्सक्रीट करता है, यानी इसका जो पसीना वो इतना पॉइजनस होता है। तो वो जो हंटर्स होते थे वो अपने जो तीर के ऊपर जो है वो जहर लगा के जानवर को मारते थे और जानवर मर जाता था या बेहोश हो जाता था। ठीक है, तो बहुत बहुत स्केरी किस्म का फ्रॉग है। हर कलरफुल जो जानवर होता है वो लाजिम नहीं किया अच्छा हो। बहरहाल इसकी तस्वीर यहाँ लगा देंगे। जहमत मुझे इसलिए पेश आई कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि फिजिकल लुक कैसी है। देखो ये भी देख रहा है। ठीक है, आप पीटीसीएल के पास गए और आपने पीटीसीएल को कहा भैया मुझे ना E1 चाहिए, और पीटीसीएल आई, उसने आपके यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर एक डब्बा लगाया और डब्बे से एक केबल ड्रॉप की, और केबल ड्रॉप करके वो केबल आपके इस बॉक्स के अंदर आ गई। इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं CSU और DSU। ठीक है, ठीक है, इस CSU DSU से केबल निकली। ठीक है, ये आपकी केबल होगी V.35 इस केबल को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, V.35 केबल निकली। इसका ये वाला जो पोर्शन है ये इस CSU DSU के अंदर लगा और ये वाला पोर्शन आपके राउटर के वैन इंटरफेस कार्ड में चला गया। ठीक है, VIC-1T, यानी ये अगर आप ये पेज खोल के ये आपको मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। अगर आपने राउटर ले गया
राउटर लेने लगे तो आपने कहा कि भाई मैंने E1 लेनी है, तो E1 टर्मिनेट करनी है, या कोई वैन सर्किट टर्मिनेट करना है, लाइक E1 की नहीं बात करते हम, और कोई लीज लाइन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा जी मुझे जी 1 MB का लिंक चाहिए, ठीक है। लीज लाइन है, आप पीटीसीएल के पास जाओगे 1 MB की लाइन चाहिए तो वो आपको 1 MB की लाइन दे देगी। 64 के मल्टीपल में जो भी चाहिए होगी वो आपको दे देगी, ठीक है। उसे DXX कहते हैं मेरे ख्याल में, डिजिटल क्रॉस कनेक्ट, ठीक है। उन्होंने वो केबल आपको ला के दे दी कॉपर के ऊपर, ठीक है, और कॉपर को ला के टर्मिनेट कर दिया। पीटीसीएल का एक बॉक्स होगा CSU DSU में, ठीक है। इस लोकेशन को आप कहते हो जहाँ आपको टर्मिनेट करके देती है, इज नोन एज अ डिमार्केशन पॉइंट, ठीक है। और वहाँ से केबल, ये उसने V.35 की केबल दे दी, और ये केबल का ये वाला पोर्शन आपके इधर लग गया। इसमें 5 डिफरेंट किस्म के कनेक्टर्स हैं, ठीक है। जब भी आप कोई भी लीज लाइन लेते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस इंटरफेस पे टर्मिनेट करती है। मोस्टली जो सी V.35 ही यूज़ हो रही होती है हर जगह पे। V.35 में टर्मिनेट हुई, V.35 में टर्मिनेट होने के बाद उस केबल का दूसरा सिरा जो है वो आपके राउटर के सीरियल इंटरफेस में गया। उस इंटरफेस को कहते हैं वैन इंटरफेस कार्ड 1T, विक 1T, ठीक है। और ये आपके राउटर पे S0/0 के नाम पे आ रही होगी, ठीक है। सिस्को ने अभी इसका एक और एडवांस किस्म का कार्ड भी निकाला है, विच इज़ नोन एज अ स्मार्ट सीरियल। उसके अंदर इतने डॉट्स नहीं होते, ये DB60 है, ठीक है। ये जो कनेक्टर जो यहाँ पे यूज़ होगा वो DB60 होगा, क्योंकि इसमें 60 पिन्स होती हैं। ये अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़रा गौर से देखें, तो ये 15 पिन्स हैं एक लाइन में, 15-15, 30 और 30 और 30 60, DB60 इसलिए कहते हैं। यानी इस केबल का ये वाला जो पोर्शन होगा इसमें 60 पिन्स होंगी जो इसमें जाएंगी, ठीक है। ये वैन इंटरफेस टर्मिनेशन कार्ड होता है, और ये आपके राउटर में, ये 2600 की मैंने पिक्चर ली हुई है, और ये इस जगह पे स्लाइड हो रहा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इस सीरियल इंटरफेस के ऊपर IP एड्रेस दोगे, वो IP एड्रेस इस इंटरफेस को मिल जाएगा, और उसके बाद बस आपका काम ख़त्म। मगर देखो इसके अंदर पहले ये कार्ड आ रहा है, फिर केबल आ रही है, फिर ये आ रही है। तो सिस्को ने उसके बाद एक और कार्ड निकाला विच इज़ नोन एज T1, मैं एक सेकेंड ये इरेज कर लूँ, ठीक है। ये कार्ड, ठीक है, T1 DSU CSU कार्ड। उसने कहा कि 1, 2 और 3 चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए मैं आपको एक ही कार्ड देती हूँ, ठीक है, T1 CSU DSU, और ये कार्ड उठा के आप इसमें लगा लो, और ये केबल सीधी ला के इस कार्ड के अंदर लगा दो, दैट्स इट। ये कार्ड आपका CSU DSU को भी काम करेगा, आपकी ईथरनेट टेक्नोलॉजी से भी जान छुड़ जाएगी। और आप अगर इसमें फिर एक और एडवांस आया, उसमें 2 मॉड्यूल्स थे, यानी अगर आपने एक राउटर है सरगोदा में पड़ा हुआ है और उसके पास 2 राउट्स हैं, एक लाहौर जाने के लिए और एक इस्लामाबाद जाने के लिए, ठीक है, कि भाई अगर लाहौर का लिंक बैठ जाता है तो वो इस्लामाबाद के ज़रिए ट्रैफिक ले जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द बिगर पिक्चर, के बड़ी पिक्चर क्या है आपके नेटवर्क की, ठीक है। तो यानी इस कार्ड के अंदर बिल्ट इन CSU DSU है, और PTCL ने जो आपको केबल दी हुई है, या आपके सर्विस प्रोवाइडर ने जो आपको केबल दी, वो आप केबल सीधी ला के या ईथरनेट इंटरफेस के अंदर लगाते हो। मगर ये ईथरनेट इंटरफेस नहीं होता, ये T1 का इंटरफेस होता है, मगर ईथरनेट RJ45 की तरह कनेक्टर होता है इसके अंदर, और ये आपकी कम्युनिकेशन को आगे लेके जाएगा। आपको इन 3 चीज़ों की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको सीरियल इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्ट ईथरनेट इंटरफेस जो ईथरनेट की तरह का इंटरफेस है वो यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। इजी अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में आपको क्लियर होगी कि ये फिजिकली लुक कैसी होती है इसकी, ठीक है। कि आपने अगर लाहौर को सरगोदा से कनेक्ट करना है, या 2 सिटीज़ को कनेक्ट करना है, या 2 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना है, और आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपको PTCL कैसे जुड़ा हुआ है, या आपका सर्विस प्रोवाइडर कैसे जुड़ा हुआ है। आपने उससे कहा मुझे यार लीज सर्किट चाहिए, उसने कहा लीज सर्किट हमारे पास ये फ्लेवर्स हैं। आपने उसे कहा मुझे ये फ्लेवर दे दो। उससे आपने पूछा कि यार तुम राउटर पे टर्मिनेशन कैसे होगी, वो कहेगा जी हम अपना बॉक्स ला के रखेंगे CSU DSU। तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, अगर तुम अपना बॉक्स ला के रखोगे तो तुम बॉक्स से मुझे जो केबल दोगे वो DB60 दोगे, तो कहेगा अच्छा DB60 दे देंगे, और आप फिर ये वाला कार्ड लोगे। इसके अलावा सिस्को ने एक और DB मेरे ख्याल में 26 है, मेरे ख्याल में वो जो स्मार्ट सीरियल है, वो इस तरह के कार्ड के अंदर जो है वो 4 स्लॉट्स आ जाती हैं, 2 भी आ जाती हैं, वो बहुत छोटा इंटरफेस होता है उसका, ठीक है, वो भी आ सकती है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर आपको यहाँ से यहाँ की केबल देगा, अगर नहीं देगा तो आपको ख़ुद ख़रीदनी पड़ेगी। वो कहेगा हम जी आपको अपनी प्रेजेंस V.35 पे देंगे, तो फिर आपने V.35 से आगे केबल देखनी है, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये इतनी वेरिएंट या इतनी वेरिएबल इन्फॉर्मेशन है, मे बी जब आप CCNA करके मार्केट में आओ तो कोई और टेक्नोलॉजी आ चुकी हो, मगर इस तरह की टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है उसी तरह की, कि ये मैंने मेरे ख्याल में गूगल से उठाई है, ठीक है। ये CSU DSU है,
ये आपके सर्विस प्रोवाइडर या PTCL से RJ45 आ रहा है, उसके बाद CSU DSU है, उसमें एक केबल जा रही है V.35 की, V.35 की केबल का दूसरा पोर्शन आपके राउटर के सीरियल इंटरफेस में जा रहा है, ये DB60 का इंटरफेस है, और फिर आपके राउटर के ही ईथरनेट से एक केबल निकल के आपके स्विच में जा रही है, और इस स्विच के साथ आपके यूज़र्स कनेक्टेड है। और उन तमाम यूज़र्स का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, ये इंटरफेस। और जैसे ही इस स्विच ने, इस कंप्यूटर ने अपने नेटवर्क के अलावा किसी और, लाइक इधर 10 का नेटवर्क है, इसके अलावा किसी नेटवर्क से बात करनी, वो ट्रैफिक इधर जाएगी, और ये राउटर देखेगा अच्छा लाहौर 20 का नेटवर्क है, वो ट्रैफिक यहाँ पे भेजेगा, यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगी, यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगी, और इससे आगे अब मैं आपको नहीं दिखा सकता कि कहाँ पे जाएगी। ठीक हो गया। इन शॉर्ट ये लाइक सिस्को का 1700 का राउटर है, ठीक है। ये अगर आपकी अच्छा दाल लग जाए तो आपको ये मेरे ख्याल में 10 पाउंड का मिल जाता है, ठीक है, $15-20 का मिल जाता है। पाकिस्तान में कितने का मिलेगा मुझे आइडिया नहीं है, मगर इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि इस पर सिर्फ आपको एक ही ईथरनेट मिलेगा। अगर आपने CCNA की लैब बनानी है तो आप 1700 आपस में रखो, इधर बैक टू बैक क्रॉस सीरियल इंटरफेस केबल लो, उसको आपस में लगाओ, इसके पास एक ईथरनेट है, इधर स्विच लगाओ और इधर स्विच लगाओ। मेरे ख्याल में CCNA के अंदर सबसे महंगी चीज़ जो है वो स्विच होती है, ठीक है। जिन लोगों को GNS पता चल गया उन्हें पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल पैसे का ज़या होगा। अगर आपको CCNA करके जॉब भी मिल जाती है नेटवर्किंग की तो फिर आपको लैब बनाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, ठीक है। वैसे आपको GNS से बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन और ये सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ CSU DSU के अलावा एक और चीज़ डिस्कस करनी है, इज़ नोन एज DCE एंड DTE, दो टर्म्स हैं, ठीक है। डाटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट और डाटा सर्किट टर्मिनेशन इक्विपमेंट। लाइक ये जो मॉडेम है ये आपका वो CSU DSU यानी ये बॉक्स है, ठीक है, ये वाला बॉक्स, ये CSU DSU है। इस डायग्राम के अंदर ये CSU DSU है जो PTCL ने आपके बिल्डिंग में ला के रखा है, ठीक है। ये PTCL की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। PTCL ने आपके सर्विस प्रोवाइडर, अब मैं सर्विस प्रोवाइडर को, ये PTCL एक ही चीज़ है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके नेटवर्क में ला के रखेगा, और उसके बाद वहाँ से एक केबल निकल रही होगी जो ये V.35 की केबल थी, ठीक है, सीरियल केबल थी, और V.35 की केबल आपके राउटर के एक इंटरफेस में कनेक्ट हो रही होगी सीरियल 0/0 के अंदर, ठीक है। इस इंटरफेस को आप DTE कहोगे, डाटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट, ठीक है, जो आपका वैन लिंक है, और इस इंटरफेस को आप DCE कहोगे। इसकी रीज़न मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ इज़ दैट DCE जो केबल है उस पर आप क्लॉकिंग दे रहे होते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लॉक बनाई हुई है, ठीक है। क्लॉकिंग क्या होती है? क्लॉकिंग होती है कि ये डिवाइस आपके राउटर को बता रही होती है सेंड करो, सेंड 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 सेंड, ठीक है। क्लॉकिंग आपको बताती है कि आपके इंटरफेस की स्पीड कितनी है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे इंटरफेस PTCL से लिया हुआ 56 kbps तो वो कह रहा होगा सेंड 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 सेंड, और अगर इसी की जगह मैंने 1 MB का लिया होगा तो वो कह रहा होगा सेंड 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 सेंड, ठीक है, फास्ट सेंडिंग हो रही होगी। क्लॉकिंग की मैं सबसे अच्छी एग्जाम्पल ये देता हूँ, आप लोग माशाल्लाह सब स्कूलों में गए हुए हैं और तमाम स्कूलों के अंदर PT होती है, ठीक है। तो वो ढोल जो होता है या जो वो सुबह का ड्रम होता है, ड्रम की बीट के ऊपर PT हो रही होती है, ठीक है। अगर आप एक स्कूल के ग्राउंड के बाहर दीवार की परली साइड पे खड़े हुए हैं और दीवार की दूसरी साइड पे स्कूल में PT हो रही है और वो ड्रम बज रहा है ढम ढम डम डम करके, तो आप उस ड्रम की आवाज़ सुन के बता सकते हैं कि कितनी स्पीड से PT हो रही है, ठीक है। लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अगर वो ड्रम की बीट जो सी है या वो जो थाप है, ठीक है, वो तबले की होती थाप एक्चुअली ड्रम की, ठीक है। ड्रम की जो बीट है वो तेज़ हो जाए, मैं ज़रा सफिस्टिकेटेड वे में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर वो यार मुझे कुछ और याद आ गया। बहरहाल वो ड्रम की जो बीट है वो अगर तेज़ होगी तो आप बता दोगे कि PT तेज़ हो रही है। तो ये जो क्लॉकिंग होती है वो नॉर्मली आपको DCE से मिल रही होती है, ठीक है, यानी DCE के ऊपर क्लॉकिंग सेट होती है। लाइक PTCL आपके लिए क्लॉकिंग सेट करेगी कि आप कितनी स्पीड से डाटा भेज सकते हो। लाइक अगर आपने क्लॉकिंग सेट की हुई है 56,000 बिट्स पर सेकंड की, लाइक 56 kbps की, तो आपको इस लिंक के ऊपर 56 kbps की ही स्पीड पे डाटा सेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आपको क्लॉकिंग उस स्पीड से की हुई है। लाइक ये डिवाइस आपको अलाउ ही सेंड 1 सेकेंड के बाद करिए, लाइक सेंड 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 सेंड। अगर आप PTCL को फिर अगले महीने कहते हो यार नहीं मुझे और स्पीड चाहिए, आप यहाँ पे बैठ के मॉनिटर करो यार ये लिंक हर वक्त कंजेस्टेड रहता है, इस पर ट्रैफिक है क्योंकि हमारा सरगोदा से लाहौर के दरमियान जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो आप PTCL को कहते हो यार तुम ऐसा करो 56 या 64 के बजाय जो है ना मेरा लिंक जो है वो 1 MB का कर दो। कुछ सिचुएशन में PTCL को इक्विपमेंट चेंज करना पड़ेगा, आपको इंटरफेस भी शायद चेंज करना पड़े, उसके बाद वो आपकी स्पीड फास्टर हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि उधर क्लॉकिंग उसने फिर दोबारा एडजस्ट कर दी है, ठीक है, फास्टर करने के लिए, ठीक है। अच्छा,
अब इसके अंदर ना दो बातें हैं। अगर आप जीएनएस से काम कर रहे हो तो जीएनएस के अंदर आपको क्लॉकिंग सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक राउटर है और दूसरा राउटर है और उन दोनों के दरमियान सीरियल लिंक है, तो वो दोनों राउटर जो से हैं, अगर आप उसके ऊपर कमांड चला के देखो तो आपको दोनों DCE ही नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, आपको कभी कभी ये भी कन्फ्यूजन हो सकती है, अच्छा ये CCNA में एग्जाम आ सकता है कि आपके पास दो इंटरफेसेज हैं, कौन से पे क्लॉकिंग सेट करनी है, तो उसका बेस्ट टोटका जो है, मुझे हमेशा भूल जाता होता है, इस DCE के ऊपर क्लॉकिंग सेट करनी होती है, क्योंकि C से क्लॉकिंग बनता है, CLOCKING, ठीक है। तो C से याद रखो, जिस नाम के अंदर C है इसका मतलब वहाँ क्लॉकिंग सेट करनी है, बाकी भूल जाओ, ठीक है। अगर आप जीएनएस पे कर रहे हो तो आपको ये कमांड चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों राउटर के दोनों इंटरफेसेस एक DCE होगा और एक DCE होगा, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली आपको क्लॉकिंग आपका सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको अपने राउटर के इंटरफेस पे क्लॉकिंग रखनी ही नहीं पड़ती। अगर आप में से कुछ शहजादे ऐसे हैं जिन्होंने कहा नहीं हमने सर राउटर देखे बगैर ही तो नींद नहीं आती, तो उन्होंने खुद घर में राउटर की लैब बना ली है, तो वो एक दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे सीरियल इंटरफेस पे और उनको दो केबल्स मिलेंगी, ठीक है। एक केबल मिलेगी, सॉरी, एक केबल की एक सिरे पे DTE लिखा होगा और एक सिरे पे DCE लिखा होगा, ठीक है। अगर वो नहीं भी लिखा हुआ केबल के दोनों पोर्शन पे, इस चीज़ को कहते हैं बैक टू बैक कनेक्टिविटी, लाइक बीच में तो सर्विस प्रोवाइडर तो है ही नहीं, वो तो घर में ही रैक के अंदर दो राउटर रखे हुए हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है बैक टू बैक सीरियल इंटरफेस के जरिए, ये सीरियल इंटरफेस से जुड़े हुए हैं दोनों, ठीक है। तो एक इंटरफेस DTE होगा और एक DCE होगा, ठीक है। तो जो DCE होगा सिर्फ उसने उस पर क्लॉकिंग सेट करनी। अब सवाल ये पैदा होता है आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इंटरफेस DCE होगा। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप राउटर के ऊपर जाएं, ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0/0 पे जाएं और शो कंट्रोलर्स की कमांड चला दें, ठीक है। इंटरफेस पे नहीं जाना वैसे ही, ठीक है। और अगर आप इंटरफेस सीरियल 0 के अंदर जाए तो ये देखो आपको DCE दिखा रहा है कि आपका जो ये इंटरफेस है ये DCE है। जो इंटरफेस DCE होगा उसके ऊपर फिर आपको क्लॉक रेट की कमांड सेट करनी पड़ेगी, ठीक हो गया, दैट्स इट। आपको इंटरफेस के अंदर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ शो कंट्रोलर की कमांड चला दें वो चल जाएगी, ठीक है। मगर मेक श्योर कि आप इंटरफेस सीरियल 0 के अंदर जाके ही क्लॉकिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप ईथरनेट के ऊपर क्लॉकिंग चेक करने लग जाए, ठीक है। ईथरनेट इज नथिंग रिलेटेड टू क्लॉकिंग, बल्कि उसमें डिस्कस भी नहीं हो रहा होगा क्लॉकिंग के बारे में, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। यानी इन शॉर्ट ये कि CSU DSU जो PTCL ने आपके पास इक्विपमेंट ला के रखा है उसके ऊपर क्लॉकिंग सेट हुई होती है, आपको अपने इंटरफेस पे प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में नहीं करनी पड़ती। GNS की लैब में आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। CCNA के पेपर में अगर पूछेगा कि DCE पे क्लॉकिंग होती है DTE पे, तो C जिसके अंदर आता है DCE होता है, उसके ऊपर क्लॉकिंग सेट होती है हमेशा, ठीक है। हो DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया है जो आपके वैन की कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अंदर बहुत लंबी बहस है, ठीक है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है, मैंने ये CCNA की बुक से इसलिए तैयार नहीं किया ये स्पेसिफिक टॉपिक, इसलिए कि CCNA की बुक ने इसको सिर्फ एक पैराग्राफ में पढ़ाया है और मुझे अंदाज़ा था कि मैंने अगर एक पैराग्राफ के अंदर पढ़ा दिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनका किसी को फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसको एक स्पेसिफिक वेबसाइट जो मैं आज से 8 साल पहले यूज़ करता था उसी वेबसाइट से ही उठाया है, हाउ स्टफ वर्क्स। बहुत आला वेबसाइट है, उस पर DSL के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप में से जिसको बहुत सारी कन्फ्यूजन है वो बहुत सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ा मसला, अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना होता था, इंटरनेट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ वैन नेटवर्क, ठीक है। अगर आप में से किसी ने इंटरनेट यूज़ करना होता था तो सबसे बड़ा मसला, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, DSL इस सॉर्ट ऑफ अ वैन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है या सबसे बड़ा मसला जो वैन कम्युनिकेशन के लिए है वो ये कि लास्ट माइल का जो कॉपर है या लोकल लूप उसे कहते हैं, कि जो आपका ओल्ड टेलीफोन सिस्टम है वो आपका नॉर्मल कॉपर के ऊपर काम कर रहा है और DSL आपके उसी कॉपर को यूज़ करते हुए आप उसके अंदर से फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है जिस पे आपका डाटा ट्रैवल करता है, ठीक है। लाइक आपकी जो नॉर्मल कॉपर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ट्रैवल कर सकती है, मगर आपको सिंपल टेलीफोन की कम्युनिकेशन करने के लिए वो, मेरे ख्याल में, एक सेकंड मुझे अगली स्लाइड पे बता सकता हूँ, ये अगली स्लाइड है मेरे ख्याल में, मैं पहले ये कवर कर लूँ, ठीक है।
आपकी वॉइस को कम्युनिकेशन करने के लिए 0 to 4 किलो हर्ट्ज़ की ही ज़रूरत पड़ती है, यानी एक 0 से लेके 34,000 हर्ट्ज़ तक, 3,400 हर्ट्ज़ तक की साइकिल्स पर सेकंड की ही ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। जबकि आपका मीडिया जो सा है वो मेगा हर्ट्ज़ के अंदर कम्युनिकेशन कर सकता है। लाइक आपकी जो घर की टेलीफोन की कॉपर है वो मेगा हर्ट्ज़ के अंदर कम्युनिकेशन कर सकती है, लाइक 1.5 मेगा हर्ट्ज़, ठीक है, लाइक 1000 टाइम, मगर वो यूज़ नहीं हो रही होती। लाइक आपके घर के अंदर जो टेलीफोन की केबल आ रही है उसमें अगर आपने सिर्फ टेलीफोन यूज़ करना है तो उसकी बहुत कम फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही होती है, ठीक है, बाकी मीडिया बिल्कुल खाली होता है। डीएसएल सिर्फ उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और उसके बाकी पोर्शन के ऊपर आपका डाटा ट्रैवल करवा देता है विद अ हायर स्पीड, और दैट इज़ नोन एज ए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डीएसएल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आप लाइक बहुत अच्छा स्पीकर लेते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ जो होती है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है स्पीकर की, ठीक है, ठीक है, मगर इसके ऊपर ज़्यादा डाटा ट्रैवल कर सकता है और उस चीज़ को यूज़ करके हम जो सा है वो डीएसएल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि लाइक ये टेलीफोन का खंबा है, ठीक है, अगर मैं सही बना लूँ, ठीक है, और इससे ना बहुत सारी केबल जो सी लोगों के घर में जा रही होती है, ठीक है। अब इन केबल्स के ऊपर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी केबल्स हैं, अब इन सारे के अंदर इंटरफेरेंस हो जाती है, तो बहुत सारे जो फ्रीक्वेंसी का बैंड है, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास ये सारी बैंडविड्थ है आपकी इस कॉपर के अंदर, ये आपका कॉपर का मीडिया है, इस कॉपर के मीडिया के अंदर सिर्फ वॉइस आपकी इतनी ट्रेवल हो रही होती है, ठीक है, ये आपकी वॉइस ट्रेवल हो रही है, ठीक है, बाकी ये आपका मीडिया बिल्कुल खाली होता है। मगर बहुत सारी केबल्स होने की वजह से मीडिया के अंदर बहुत सारी इंटरफेरेंस आ सकती है, इसलिए आप ये सारे का सारा पोर्शन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप अपने डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं तो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने टेलीफोन का जो वो जो केबलिंग की है वो इतनी कंजेस्टेड है कि उसका सारे का सारा जो फ्री मीडिया वो बिल्कुल फ्री नहीं है। उसमें साथ वाली केबल से कहीं इंटरफेरेंस आ रही होगी, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एडीएसएल के अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस आए हैं, ठीक है। लाइक एडीएसएल जो सा है वो आपकी 18,000 फीट तक आपको कम्युनिकेशन दे सकता है। लाइक आपने आप अगर डीएसएल लेने जाते हो तो पीटीसीएल वाले आपसे पूछते हैं अच्छा आपके घर से एक्सचेंज कितनी दूर है, वो फाइंड आउट करते हैं। अगर वो एक्सचेंज 18,000 फीट से ज़्यादा दूर है तो एडीएसएल आपके लिए काम नहीं कर सकता, ठीक है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एडीएसएल एब्रीवेशन होता है, ठीक है। और अगर आप 6,000 फीट के अंदर अंदर है एक्सचेंज से या सेंट्रल ऑफिस से जहाँ पीटीसीएल ने अपना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉड्यूल लगाया हुआ है, डीएसएलएम लगाया हुआ है, तो आपको 6,000 फीट के अंदर अंदर 8 MBPS डाउनलोड स्ट्रीम मिल जाती है, डाउन स्ट्रीम यानी 8 MBPS तक आप डाटा डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने अपलोड करना है तो आप 1.5 MBPS कर सकते हो। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा यार अगर हम 8 MBPS डाउनलोड कर सकते तो 8 MBPS अपलोड क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको वो चाहिए तो फिर आपका ADSL नहीं सोल्यूशन, आपका फिर SDSL सोल्यूशन है। मगर SDSL के साथ आप फिर टेलीफोन यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने SDSL अपने घर में लिया हुआ है और वो फिर 18,000 फीट तक काम नहीं करता आपके साथ, वो आपको फिर एक्सचेंज से और ज़्यादा क्लोज होना पड़ता है। एक्सचेंज मीन जहाँ पर आपकी कंपनी ने अपना वो मल्टीप्लेक्सर या DSLAM लगाया हुआ है, DSLAM मैं उसे कह रहा हूँ, DSLAM, ठीक है, यानी वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इस केबल के अंदर आपका डाटा भी ट्रांसफ़र कर रही होती है, ठीक है, ठीक है। एडीएसएल आपको 8 MBPS डाउनलोड देता है और 1.5 MBPS अपलोड देता है, जबकि एसडीएसएल आपको इक्वल देता है। लाइक अगर वो आपको 4 MBPS अपलोड दे रहा है तो 4 MBPS डाउनलोड दे रहा है, डिपेंडिंग अपॉन, और ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये सर्वे करना पड़ता है और डिपेंड करता है कि आपकी कॉपर कितनी अच्छी है। अगर आप लाइनमैन को पैसे देते हो तो वो आपको अच्छी वाली कॉपर भी लगा देता है, ठीक है ना। लाइक वो इस खंबे पर से कोई ऐसी कॉपर उतार के देगा या आपकी अपने वो जो जो यूनिट बॉक्स जो बाहर लगा होता है उसे डीपी में से ऐसी के कॉपर देगा जिसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी और आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक हो गया, ठीक है। मगर एडीएसएल के साथ आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आप टेलीफोन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने टेलीफोन यूज़ करना तो आप टेलीफोन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डीएसएल को सिर्फ 3 चीज़ें नुकसान देती हैं, ठीक है। डीएसएल का डाटा आपका फाइबर ऑप्टिक्स पे ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपके रास्ते में कहीं फाइबर ऑप्टिक्स है तो आप डीएसएल यूज़ नहीं कर सकते। ब्रिजिंग टैप या लोडिंग कॉइल, ठीक है, आप में से जो शायद पीटीसीएल में काम करते हैं उन्हें शायद अंदाज़ा हो, ये लोडिंग कॉइल या ब्रिजिंग टैप एक चीज़ होती है जो अगर केबल की लेंथ एक्सटेंड करने के लिए ये लोग सॉर्ट ऑफ चीज़ लगाते हैं, यू कैन से इट अ ब्रिज,
ठीक है, जिस तरह राउटर के अंदर वो हमारी लैन के अंदर रिपीटर होता था ना, जब अगर 100 मीटर से ऊपर लेंथ हो जाती थी तो वो उसको बूस्ट अप कर देते थे। तो लोडिंग कॉइल या ब्रिजिंग टैप अगर आपकी केबल के अंदर है तो आप डीएसएल बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो आपका सिग्नल जब मरने वाला होता है तो उसको दोबारा बूस्ट कर देता है। जब वो बूस्ट करता है तो वो जो रिसीविंग डीएसएलएम है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये वॉइस है या डाटा है। ठीक है, अगर आपको इस पूरी स्लाइड की समझ नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये मेरी आदत के मुताबिक मैंने कुछ ज़्यादा आपको बता दिया है। ठीक है, इन शॉर्ट ये कि डीएसएल के अंदर एक फ्लेवर होता है एडीएसएल। ठीक है, एडीएसएल जो है वो मैक्सिमम 18,000 फीट तक काम करता है। एडीएसएल का डाउनलोड ज़्यादा होता है, अप स्ट्रीम कम होती है, मगर आप इसका एडवांटेज ये है कि आप इसके साथ टेलीफोन यूज़ कर सकते हो। जितना आपका एक्सचेंज से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपकी डाटा की डाउनलोड की क्वालिटी या स्पीड कम होती जाएगी। जितना आप एक्सचेंज से करीब और जितनी अच्छी आपकी कॉपर होगी उतना ज़्यादा वो होगा। डीएसएल टेक्नोलॉजी क्या है कि आपके कॉपर मीडिया के अंदर जो वॉइस का डाटा है उसके अलावा बाकी पोर्शन जो फ्रीक्वेंसी का बच जाता है उसको यूज़ करता है और उसमें आपका डाटा ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ये सिग्नल स्प्लिट कैसे करता है? ठीक है, वो कैसे करता है, इसके लिए दो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक है कैप और एक है डीएमटी, डिस्क्रीट मल्टी टून, और कैप कैरियरलेस एम्पलीट्यूड फेस। मेरे ख्याल में ये अर्ली डिप्लॉयमेंट्स थी, मुझे नहीं पता, मैं एक्चुअली टेलको का बंदा नहीं हूँ इसलिए मेरा इतना इतना अंदाज़ा नहीं है। मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान के अंदर भी डीएमटी ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आपका ये वॉइस का ये पूरे की पूरी बैंडविड्थ है। ठीक है, कैप ने क्या की कि 0 to 4 किलो हर्ट्ज जो सी है वो आपकी वॉइस के लिए यूज़ कर ली। उसके बीच में ये गार्ड बैंड कर दिया कि अगर थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस आती है तो वो इसको इंटरप्ट ना करे। और उसके बाद इतना अपस्ट्रीम का पोर्शन है, ठीक है, और बाकी जो है फिर उसके बीच में एक गार्ड बैंड क्रिएट किया। गार्ड बैंड ये होता है कि अगर इसका थोड़े से सिग्नल इधर आके मिक्स होना चाहें तो वो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, और इधर ये डाउन स्ट्रीम है, इससे आगे आपकी सारी की सारी डाउन स्ट्रीम है। और जब आप इंटरनेट सर्फिंग या इंटरनेट ब्राउजिंग का वो पूरे का पूरा सोल्यूशन देख रहे होते हो तो आपको आपको एक बात क्लियर होगी कि आप जब गूगल लिखते हो तो आपकी तरफ से सिर्फ एक टेक्स्ट जा रहा होता है google.com, और डाउनलोडिंग में ज़्यादा डाटा आ रहा होता है, इसलिए आपको डाउनलोड ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो एक्चुअली कैप क्या करती है कि इन तीन पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी बैंड को तीन स्पेसिफिक बैंड्स में डिवाइड कर देती है। एक को वॉइस के लिए यूज़ करती है, एक को अपलोडिंग के लिए यूज़ करती है, बाकी आपका डाटा डाउनलोड होता है। ठीक है, यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपके डाटा के लिए होते हैं और ये सिर्फ वॉइस आपकी वॉइस के लिए होती है, जिसमें आपकी अम्मी कॉल कर रही होती है और आप इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहे होती है, अम्मी समझ रही होती है कि आप बहुत पढ़ रहे हो। ठीक हो गया, मैं इस पिक्चर को थोड़ा ऊपर कर लूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये स्लाइड में नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, आपके घर के अंदर एक लो पास फिल्टर लगा होता है कि लाइन से जो जितना सारे का सारा डाटा आ रहा है वो इसके अंदर आ रहा होता है, और उसके बाद आगे जो सा है ये डीएसएल लगा हुआ होता है। डीएसएल सिर्फ आपका इतना पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी कैप्चर कर रहा होता है और फ़ोन सिर्फ आपका ये 0 to 4 हर्ट्स को किलो हर्ट्स को कैप्चर कर रहा होता है। बस इसके अंदर एक ऐसा सर्किट होता है जो 0 से 4 किलो हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी का जो डाटा होता है उसमें से जितना डाटा आ रहा होता है वो यहाँ पे भेज देता है और बाकी डाटा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट अ लो पास फिल्टर नॉर्मली डू। ठीक है, डिस्क्रीट मल्टीटून क्या होता है, मैंने डिस्क्रीट मल्टीटून की पिक्चर नहीं लगाई। डिस्क्रीट मल्टीटून क्या होता है कि आपकी ये पूरी की पूरी बैंडविड्थ है, मगर उसको जो है वो छोटे छोटे 4 4 किलो हर्ट्स के स्लाइसिस में उसने सब डिवाइड कर देता है, चॉप कर देता है। ठीक है, जब ये हो जाता है तो एक चैनल आपको वॉइस के लिए दे देता है, अगले में शायद उसको कोई इंटरफेरेंस आती है, दूसरे में भी इंटरफेरेंस आ रही होती है, तीसरा आपको डाटा अपलोड के लिए दे देता है, चौथे में अब आपको डाटा अपलोडिंग और चाहिए तो फिर आपको एक और चैनल दे देता है, फिर 5 और डाटा अपलोडिंग चाहिए तो और देना शुरू कर देता है, और फिर जब आप डाटा डाउनलोडिंग करना शुरू कर देते हो तो आपको ये देता है, फिर ये दे देता है, फिर आपको देखता है कि इधर इधर सारी जगह इंटरफेरेंस है तो आपको स्किप करके फिर यहाँ से चैनल दे देता है। ठीक है, दैट इज़ मोर इंटेलिजेंट। इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या था कि अगर आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस आ रही है, ठीक है, इतने पोर्शन में, तो आपके डाटा अपस्ट्रीम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, आप अपलोड कुछ भी नहीं कर सकोगे। ठीक है, मगर आपका डाउनलोड हो रहा होगा। ठीक है, अपलोड अगर आपने कोई डाटा एफटीपी करना है तो वो लगाएगा 1 दिन। ठीक है, और डाउनलोड करना है तो वो जल्दी हो जाएगा। उसकी कभी कभी वजह ये होती है कि आपके इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर इंटरफेरेंस आ जाती है और कैप के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको यहाँ से थोड़ा सा चॉप करके आपको पकड़ा दे, मगर डीएमटी के अंदर है। मगर मेरे ख्याल में मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में डीएमटी यूज़ हो रहा होता है, डिस्क्रीट मल्टीटून। ठीक है, कि पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी बैंड को चॉप कर देता है, जिसको जो सब स्लाइस चाहिए होती है उसको स्लाइस पकड़ाता रहता है। ठीक है, इसकी एक बहुत बल्क पार्क व्यू जो बिगर पिक्चर है वो ये है। ठीक है, ये इंटरनेट का क्लाउड है, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है।
ठीक है, कोई भी हो सकता है, ABC XYZ, ठीक है। उसने एक चीज़ लगाई हुई है जिस दैट इज़ नोन एज अ DSLAM, डिजिटल सब्सक्राइबर, DSLAM एब्रीवेशन के होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मॉड्यूल आई थिंक, ठीक है, या एक्सेस मल्टीप्लेक्सर है मेरे ख्याल में, इसी तरह का कोई टर्म है, ठीक है। तो एक्चुअली ये मकसर ही होता है, ठीक है। और उसके बाद वो PTCL का जो भी स्विचिंग का स्विच नेटवर्क है वो होता है, और फिर उधर से एक केबल जो सी है वो यूं जारी होती है सेंट्रल ऑफिस से, इसको सेंट्रल ऑफिस कहते हैं, और वो केबल आपके घर के अंदर आके आपके DSL मॉडेम में जाती है, फिल्टर में जाती है, और फिल्टर से मेरे ख्याल में आगे मॉडेम में जाती है, मॉडेम में जाती है और फिल्टर में जाती है, इसी तरह का कोई चक्कर है, ठीक है। अगर आप टेलीफोन उठाते हो, ठीक है, टेलीफोन से कॉल डायल करते हो, तो वो यूं डाटा जाता है और स्विच से सीधा PTCL PSTN के अंदर चला जाता है, और आपकी अम्मी ने जो आपकी आंटी से बात करनी है या जो भी आपके रिश्ते की बात करनी है मेरे ख्याल में, ठीक है, सब खुश हो गए, ठीक है। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई शादीशुदा भी होगा, ठीक है। अगर आप शादीशुदा और CCNA पढ़ रहे हैं तो मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, ठीक है, कि अब आपने सोचा कि आप CCNA करें, बहरहाल, ठीक है। तो जो भी चक्कर है, जिस चक्कर में भी कॉल हो रही, कॉल जाएगी, और अगर आपका डाटा जा रहा होगा तो वो स्विच से DSLAM में जाएगा, और DSLAM से ISP और इंटरनेट, और आप गूगल कर रहे हैं या मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। मगर ये सारा कुछ ADSL के अंदर है। SDSL सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के अंदर आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, मगर अपलोड और डाउन स्ट्रीम आपको इक्वल मिल रही होती है। अगर आपने डाटा अपलोड करना है तो आपको अपलोडिंग की भी जो है ज़्यादा वो मिलेगी। और इस तमाम इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो मैं आपको फिर दोबारा बताता चलूँ, इज़ हाउ स्टफ वर्क्स, ठीक है। अगर आप में से किसी ने और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हाउ स्टफ वर्क्स पे चले जाएं और वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आ जाते हैं लीज लाइन, ठीक है। लीज लाइन की क्या स्टोरी है, ये एक मेरे पास छोटी सी लैब है, ठीक है, ये मेरे लैपटॉप है यहाँ पे, ठीक है। मैं अपने लैपटॉप को देखता हूँ कि वो पिंग कर सकता है, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है, और मेरे लैपटॉप का IP एड्रेस है, IP कॉन्फ़िग करता हूँ तो मेरे लैपटॉप का IP एड्रेस है 192.168.0.2। मैं इस लैपटॉप को कहता हूँ भैया आप देखो क्या आप राउटर 1 को पिंग कर सकते हो। मैंने कहा पिंग 192.168.0.100 और मैं पिंग कर सकता हूँ। अगर मैं पिंग कर सकता हूँ तो मैं इस राउटर में टेलनेट करता हूँ। मैंने कहा जी टेलनेट 192.168.0.100, टेलनेट हो गया, पासवर्ड वही सिस्को एनेबल सिस्को, और मैंने इसको होस्ट नेम दे दिया config t, फ़ॉन्ट बड़ा कर सकता हूँ मैं इसका, ये ठीक है। एक्चुअली मैं इसको, ठीक है, मैं जी अब इस राउटर में कनेक्टेड हूँ, ठीक है, इसको मैं होस्ट नेम दे देता हूँ सरगोदा, सरगोदा में कनेक्टेड हूँ। और मुझे जी मैंने PTCL को कहा कि भैया आप ऐसा करें कि आप ना मुझे लीज लाइन दे दें, और उन्होंने ना मुझे एक 1 MB का लिंक दे दिया, ठीक है, और वो मेरे राउटर के सीरियल 0 इंटरफेस पे आ गया, ठीक है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, एग्जिट करूँगा, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और मुझे वो देखो मेरा राउटर बता रहा है कि उसके पास एक सीरियल 0 इंटरफेस है, उसको IP एड्रेस दिया हुआ 2.1.1.1, ठीक है, और इंटरफेस का स्टेटस अप है और प्रोटोकॉल भी अप है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैठ के इस राउटर में बैठ के अगर मैं इस इंटरफेस को पिंग करूँ, जी ये लाहौर का राउटर है R2, मैं इसको कहता हूँ ये लाहौर का राउटर है LHR, लाहौर का राउटर है, तो मेरा पिंग जाना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ये मेरा लीज सर्किट बन गया, मैंने कहा पिंग 2.1.1.2, और देखो मुझे पिंग मिल रहा है, मुझे पिंग नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, यह मेरे लिए परेशानी की बात होगी, ठीक है। उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि मैंने IP एड्रेस ठीक नहीं दिया 2.1.1.2, और ये देखो पिंग मिल रहा है।
अगर मैं ये इसी राउटर में बैठ के टेलनेट की कमांड करूं 2.1.1.2, ठीक है, और सिस्को नेबल सिस्को, ठीक है, और कॉन्फ़िग टी में जाके इसका भी होस्ट नेम कर देता हूँ लाहौर, ठीक है, एग्जिट शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। और इस राउटर से पूछा तो राउटर ने बताया मेरा भी सीरियल इंटरफेस जो है वो 0/0 है और उसके ऊपर आईपी एड्रेस ये दिया हुआ है, ये मेरा सीरियल इंटरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी होती है, सिर्फ आपने जाके इंटरफेस सीरियल 0/0 और आईपी एड्रेस देना होता है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ इज़ नोन एज एन एनकैप्सुलेशन, कि कौन से प्रोटोकॉल लेयर 2 की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये लाहौर सरगोदा के राउटर, मैं कहता हूँ शो इंटरफेस सीरियल 0/0, ठीक है। ये सीरियल 0/0 है, लाइन प्रोटोकॉल इज़ अप, हार्डवेयर इज़ दिस वन, वैन टू राउटर 1 यानी वैन इंटरफेस है टू राउटर 1, आईपी एड्रेस ये है, एमटीयू इतनी है, बैंडविड्थ 1544 यानी ये E1 लिंक है, ठीक है। रिलायबिलिटी और दैट्स द थिंग विच आई वांट टू शो यू। एनकैप्सुलेशन देखो क्या दिखा रहा है, HDLC, ठीक है, यानी ये इस स्पेसिफिक सेट ऑफ लैंग्वेज को यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। एनकैप्सुलेशन इज़ लाइक ए लैंग्वेज, एनकैप्सुलेशन इज़ लाइक अ प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी लाहौर का राउटर पंजाबी बोल रहा है और सरगोदा का राउटर भी पंजाबी बोलेगा, अगर इन दोनों की लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी तो मसला हो जाएगा। लाइक मैं लाहौर के राउटर में एग्जिट करता हूँ तो वापस मैं सरगोदा के राउटर में आ गया और मैंने कहा शो इंटरफेस सीरियल 0/0, और देखो सरगोदा के राउटर का जो सीरियल 0/0 भी अप है, लाइन प्रोटोकॉल भी अप है और एनकैप्सुलेशन उस भी HDLC है। अब मैं आपको ड्रामा दिखाता हूँ क्या होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्फ़िग टी इंटरफेस सीरियल 0/0 और मैं इसको कहता हूँ इनकैप्सुलेशन क्वेश्चन मार्क फ्रेम रिले यूज़ करना है, HDLC यूज़ करना है, LAPB X.25 की टेक्नोलॉजी है, PPP यूज़ करना है, स्विचिंग में SMDS यूज़ करना है, X.25 नॉर्मली HDLC या PPP नॉर्मली यूज़ होता है। HDLC सिर्फ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, अगर आपका लाहौर सरगोदा के दोनों राउटर सिस्को के हैं तो आप HDLC यूज़ कर सकते हो। अगर दोनों राउटर में से एक राउटर जूनिपर का एक सिस्को का है फिर आप HDLC नहीं यूज़ करोगे, फिर आपके पास ऑप्शन होता है PPP यूज़ करने का। हमें पता है एट दैट मोमेंट हमारे दोनों राउटर के सीरियल इंटरफेसिस पे HDLC है, तभी मैं राउटर 1 में बैठ के राउटर 2 पे लॉगिन हो जाता हूँ या राउटर 1 में बैठ के राउटर 2 को पिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं एनकैप्सुलेशन चेंज कर दूंगा फिर देखेंगे क्या हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा एनकैप्सुलेशन PPP एंटर, टर्मिनल मॉनिटर की कमांड चलाता हूँ ताकि मुझे ये यहाँ दिखाता भी रहे, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब देखें क्या हुआ, इंटरफेस सीरियल 0/0, आईपी एड्रेस ये है सरगोदा के राउटर का, तभी मैंने डायग्राम के ऊपर रखा हुआ है, स्टेटस अप मगर प्रोटोकॉल डाउन। उसकी वजह ये हुई कि मेरा सरगोदा का राउटर जो सा है उसने पंजाबी बोलनी छोड़ दी है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है और लाहौर का राउटर अभी भी पंजाबी में लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे बैठ के पिंग करूँ 2.1.1.2 तो मैं पिंग नहीं कर सकता, अब मैं लाहौर के राउटर से डिस्कनेक्ट हो गया। उसकी वजह क्या है, इनकैप्सुलेशन। अगर कभी आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ जाए, CCNA की लैब के अंदर एग्जाम्पल आ सकती है कि दो साइड्स हैं दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही, कैन यू ट्रबल शूट इट? द पॉसिबल आंसर इज आप अगर लाहौर के राउटर को क्लिक करोगे आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा, वहाँ आप कमांड्स चला सकते हो, शो इंटरफेस सीरियल 0/0। तो आपने सबसे पहले क्या चेक करना, IP एड्रेसेस, ठीक है, ये दोनों IP एड्रेसेस शुड बी ऑन द सेम सबनेट, ठीक है। ये दोनों जो लिंक्स के आप IP एड्रेसेस दोनों सेम सबनेट में होने चाहिए। और अगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, जिस पे मुझे शक है तो अगर आपको मैंने ये बताया था कि /30 जब हम सबनेटिंग कर रहे थे तो मैंने कहा था /30 के IP एड्रेसेस कहाँ यूज़ होते हैं, जिसमें सिर्फ 2 यूजेबल IP एड्रेसेस होते हैं, तो वो इस तरह की जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं। जब दो लाहौर और सरगोदा के दरमियान में सिर्फ हमें 2 ही IP एड्रेस चाहिए तो हम अपने IP एड्रेस को /30 के सबनेट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जी मैं लाहौर नहीं जा सकता, ठीक है। अब मैं लाहौर के राउटर के साथ मैंने कंसोल की हुई है, ये राउटर 2 है, ठीक है। मैंने किया शो IP इंटरफेस ब्रीफ और ये देखें यहाँ पर भी मुझे प्रोटोकॉल स्टेटस डाउन नज़र आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कॉन्फ़िग टी इंटरफेस सीरियल 0/0 और एनकैप्सुलेशन, इसे कहा भैया आप भी अब इंग्लिश बोलने लगे, ठीक है। अभी देखिएगा क्या होगा, अब ये होगा कि ये दोनों इंटरफेसेस अप हो चुके होंगे, ठीक है। इंटरफेस सीरियल
0/0 चेंज स्टेटस टू ऑफ, और यहाँ मैंने टर्मिनल मॉनिटर किया हुआ था और ये देखिए इंटरफेस सीरियल 0/0 चेंज स्टेटस टू ऑफ। अब मैं दोबारा सरगोदा के राउटर में आ जाता हूँ, ये मैं कंसोल नीचे कर देता हूँ, पिंग करूँ 2.1.1.2 पिंग जा रही है, हैप्पी शो इंटरफेस शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और ये देखो प्रोटोकॉल स्टेटस भी अप हो गया और सीरियल 0/0 भी अप हो गया। दैट्स इट, सिर्फ इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। समझ आइए आपको। मैं आपको एक और, मैं आईपी एड्रेस डिलीट करके करना चाहते हो आईपी एड्रेस डिलीट करके कर लो, या फिर मैं क्या करता हूँ कॉन्फिग टी इंटरफेस सीरियल 0/0 आईपी एड्रेस की कमांड देनी है, दैट्स इट, आईपी एड्रेस दे दिया। अगर आपने देखना है कि सीरियल 0/0 के नीचे और क्या कमांड दी हुई है, या शो कंट्रोलर की कमांड, सॉरी शो कंट्रोलर की कमांड, ये देखें आपको सीरियल इंटरफेस दिखाना, ठीक है। सीरियल 0 क्लॉक रेट 20,000 दिया हुआ है इसने, मैं 200 MB का, ठीक है। मैं करता हूँ कॉन्फिग टी इंटरफेस सीरियल 0/0 क्लॉक रेट क्वेश्चन मार्क। ये देखो आपके पास क्लॉक करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये 1200 बिट्स पर सेकंड है, ठीक है। हम किलो बिट्स की बात करें, लाइक ये 56 kbps है, ठीक है। ये 10 Mbps है मेरे ख्याल में, ये 20, 40, 53, ठीक है। क्लॉक रेट फ्रॉम लिस्ट अबव, आपने यहाँ पे क्लॉक रेट की कमांड देनी है, लाइक 56,000, जैसे आपका 56 kbps का लिंक है ये, ठीक है। और एक कमांड जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, शो CDP नेबर्स। मैंने देखना है कि सरगोदा अपने साथ कोई किसी डिवाइस को देख सकता है, तो वो सरगोदा का राउटर बता रहा है CDP नेबर्स, यानी सिस्को के राउटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट रखते हैं, अच्छे पड़ोसी होते हैं, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। एक लिहाज से अच्छा पड़ोसी भी है, एक लिहाज से बुरा है कि वो हर वक्त ही तांका झांकी करता रहता है कि साथ वाला कर क्या रहा है, ठीक है। तो सिक्योरिटी के लोग जो से हैं इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर कोई हैकर एक राउटर में आ गया तो उसे दूसरे राउटर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि राउटर क्या कर रहा है। लाइक मुझे पता है कि मेरा नेबर जो है वो लाहौर है और लोकल मेरा सीरियल 0 इंटरफेस पे कनेक्टेड है, और उसका जो है वो भी सीरियल 0/0 इंटरफेस है, और राउटर का प्लेटफॉर्म 3745 है। और अगर मैं शो CDP नेबर्स डिटेल्स में जाऊँ तो मुझे बहुत सारी डिटेल दे देगा कि मेरे राउटर का IP एड्रेस क्या है, उसके सीरियल इंटरफेस है, उस राउटर के और कोई इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली लाइक उस पर BTP डोमेन कॉन्फ़िगर हुई है या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। एक और छोटी सी कमांड मैं आपको दिखाता चलूँ, शो IP राउट, मेरे ख्याल में मैंने अभी तक आपको राउटिंग टेबल नहीं दिखाया, बोला दैट्स द वन। ये राउटर को अब पता है कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है। उसने कहा कि अगर मुझे कोई चीज़ भी नहीं मिलती, ठीक है, लाइक यहाँ से एक बंदा आता है, वो कहता है मुझे जी 100 के नेटवर्क पे जाना है, तो राउटर को नहीं पता कि 100 का नेटवर्क किधर है, तो राउटर वो ट्रैफिक उठाएगा और इसके पास भेज देगा 192.168.0.2, ठीक है। वो क्या चीज़ है मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। वो कहता है कि 2.0.0.0 2.0.0/8 जो है वो उसके दो सबनेट्स हैं। 2.1.1.1.2 जो है मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है सीरियल 0 इंटरफेस के पास, और अगर किसी ने 2.1.1.0 के पास जाना है, किसी भी 0 के पास, वो भी मेरे सीरियल इंटरफेस के पास है, और अगर किसी ने 192.168.0.0 के पास जाना है तो वो मेरे इस साइड पे है, ठीक है। और इसको अब इस राउटर की इसके साथ कनेक्टिविटी है 10 के नेटवर्क के साथ, मगर ये इसे इस तक नहीं पहुंचा सकता। ये हम अब अगले लैब के अंदर या अगली लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि हमने राउटर को कैसे बताना है कि 10 के नेटवर्क पे कैसे जाए। इज़ अबाउट स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। हर राउट जिसके साथ C लिखा हुआ है इसका मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स है, या राउटर के साथ साथ कनेक्टेड है, राउटर को खुद ही पता है, हम एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं बताने होते। जब किसी राउट के साथ S लिखा होता है तो इसका मतलब स्टैटिक राउट है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद बताया हुआ कि राउटर अगर आपको 10 का 2 और 192.168 के अलावा किसी और नेटवर्क के पास जाना है, किसी भी नेटवर्क के पास जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप उसके पास भेज दो। दिस सॉर्ट ऑफ राउट इज नोन एज अ डिफ़ॉल्ट रूट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रूट ये होता है कि अगर लाइक सरगोदा से बाहर जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। एक है फैसलाबाद रोड, अगर किसी ने फैसलाबाद जाना है वहाँ जाए। एक है जी झंग रोड, किसी ने झंग जाना है तो झंग वाली रोड से चला जाए। अब कोई कहता है कि मैंने कराची जाना है तो मुझे नहीं पता, मैं सबको कहूँगा मोटरवे पे चले जाओ, तो मोटरवे इज़ माई डिफ़ॉल्ट रूट, ठीक हो गया। हालांकि अगर किसी ने मुल्तान जाना है तो मुझे उसे झंग रोड पे भेजना चाहिए, मगर मुझे मुल्तान का रास्ता नहीं पता, मैं उसे कहूँगा मोटरवे पे चढ़ जा,
वो बाकी उसकी किस्मत के, वो उधर से लाहौर जा मुल्तान जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो दैट्स सॉर्ट ऑफ थिंग। तो डिफ़ॉल्ट रूट आपका जिस तरह आपके पीसी के अंदर जिस तरह डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, इसी तरह राउटर के अंदर डिफ़ॉल्ट रूट होता है, ठीक है। नॉर्मली आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे पॉइंट कर रहा होता है टूवर्ड्स योर आईएसपी, क्योंकि आपका जो सा कनेक्शन का जो माई बाप होता है वो आपका आईएसपी होता है, ठीक है। और इसके बाद मेरी हालत ये होगी, आपकी मुझे नहीं पता क्या हालत है, ठीक है। राना मुश्तबा अली साहब ने एक मेरे से क्वेश्चन किया, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, कि से मेरे पास एक राउटर यहाँ पे उन्होंने लगाया और उस राउटर के साथ फिर एक और राउटर लगाया और इस राउटर के साथ फिर एक नेटवर्क लगा दिया और यहाँ पे एक पीसी पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी एक पीसी पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही उनका क्वेश्चन आया ये मुझे, ठीक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर, मुझे एक और कलर सेलेक्ट कर लेने दें, इस इंटरफेस के ऊपर उन्होंने डीएचसीपी सर्वर चला दिया, या इस राउटर पे डीएचसीपी सर्वर चला दिया। इस पीसी ने इस राउटर के इस इंटरफेस ने ब्रॉडकास्ट की और आईपी एड्रेस ले लिया, ठीक है। मगर जब ये पीसी ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो इससे ये आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा। मैंने राना साहब को कहा कि राना साहब, राउटर ब्रॉडकास्ट को स्टॉप करता है, आप इसका वजह बताएं कि क्या है। राना साहब ने ये डिलीट कर दिया और अब फिर उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि ये पीसी जो सा है आईपी एड्रेस ले सकता है, ठीक है, वेरी गुड। उसकी वजह ये थी कि राउटर के पास जब ये पीसी ब्रॉडकास्ट करके लेकर आता था तो ये राउटर कहता था भैया मैं डीएचसीपी सर्वर नहीं हूँ और मैं ब्रॉडकास्ट आगे जाने नहीं दूंगा, ये यहीं रोक देता था। तो इसलिए ये पीसी इस डीएचसीपी सर्वर तक पहुंच ही नहीं सकता था और ये यहीं पे ड्रॉप हो जाता था, इस वजह से इसे आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा। जब राना साहब ने ये राउटर डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये पीसी डायरेक्ट इस तक जा सकता था क्योंकि बीच में और कोई चीज़ नहीं थी और इसको आईपी एड्रेस मिल जाता था। ये एक अलग टॉपिक है, ये मेरे ख्याल में सीसीएनपी लेवल का टॉपिक है। एक कमांड होती है डीएचसीपी रिले एजेंट, आईपी हेल्पर की कमांड। अगर आप इस राउटर के ऊपर आईपी हेल्पर की कमांड दे दें, आईपी हेल्पर और आगे आईपी एड्रेस दे दें इस इंटरफेस का इस राउटर में, तो ये क्या करता है, जब भी इस राउटर के पास ब्रॉडकास्ट आती है डीएचसीपी डिस्कवर तो ये इसको रोक देता है। मगर ये कहता है मुझे एक बंदे का पता है जो तुम्हें आईपी एड्रेस दे सकता है, तुम सब्र करो यहीं पे। और ये फिर पीछे से जाता है और इस राउटर को कहता है भैया मुझे एक बंदे के लिए आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। और ये जो सा है ये इसकी बिहाफ पे आईपी एड्रेस ला के इसको दे देता है। ये टोटली आउट ऑफ सीसीएनए, आपको सीसीएनए के एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा, कोई पूछेगा भी नहीं, और हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते आपको आईपी हेल्पर की कमांड पता हो। और मैंने कहा ये क्वेश्चन आ गया है, इट्स द बेस्ट टाइम टू टेल यू, तो ये सोल्यूशन है इसका। ठीक हो गया। लेक्चर लंबा नहीं हुआ मगर मेरी हालत काफ़ी टाइट है, तो मेरे से अब आगे एक्सपेक्ट ना करना कि मैं आगे एक और लेक्चर दूंगा बहुत जल्दी। तो दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।